और तीसरा कौन सा होता है? कर्ल। कर्ल के लिए आपने खुद बनानी है पूरी क्लास में, वो बुक में बनी हुई है। बुक देखेंगे ना आप लोगों ने, अभी ना खोल के लगता देखी नहीं है बुक। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये बुक में मौजूद है। एक वेक्टर है जी, कोई सा एक वेक्टर है, ए उसका नाम है। तो वेक्टर को जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ये उसमें लिखने लगा हूं, A1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस A2 E2 यूनिट वेक्टर, और तीसरा है A3 E3 यूनिट वेक्टर। अब ये क्या चीजें हैं जी? A1 क्या है, A2 क्या है? ये वेक्टर है, उसके कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। जो E1 की डायरेक्शन में उसको A1 कह दिया, जो E2 की डायरेक्शन में उसको A2 कह दिया, जो E3 की डायरेक्शन में उसको A3 कह दिया। ठीक है जी? और ठीक है, कोई रिस्पॉन्स दे दिया करें। जी सर। जी सर। वरना ऐसे ही लगता है सारे सोए हुए हैं। तो डाइवर्जेंस इसका लेना है हमने, डिव के साथ लिखते हैं ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो ये टेक्निकली होता क्या चीज है, ये तो बताना पसंद फरमाए। ग्रेडियंट का डेल डॉट ए वेक्टर, ऐसे ही है ना? यस सही है ये। फिलहाल ये किसके बराबर होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है, तो इसका क्या कमाल है, ये अकेला अकेला सब पे चला जाएगा। div A1 E1 यूनिट वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस A2 E2 वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये डिव लिखा हुआ, और इस तरह डिव, जिस तरह डेरिवेटिव ऑपरेटर अलग अलग हो जाता है, इस तरह डेल ऑपरेटर भी अलग अलग हो जाता है। तो ए की जगह ये वेक्टर लिखा, और उस वेक्टर का वो अकेले अकेले कंपोनेंट फॉर्म में चला गया। कोई एतराज है तो बता दें, कोई बात समझ ना लगी हो तो वो बता दें। याद रखिएगा ये सारी बातें जो हैं ऑर्थोगोनल के हवाले से, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कर्वीलिनियर, उसके हवाले से कर रहे हैं। डाइवर्जेंस की जो एक्सप्रेशन है ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के लिए है। बात पूछनी है तो बता दें। कोई नहीं पूछनी जी? सर क्लियर है। ओके, अब देखिएगा, अब एक को मैं लूंगा, उसको सॉल्व करूंगा और बाकियों के लिए सिमिलरली लिख दूंगा। ठीक है? डाइवर्जेंस ऑफ
A1, अब ये A1 एक किस्म का स्केलर है, कांस्टेंट है, ठीक है, और E1 ये अलग से नाउ नाउ लिख के मैं लिख रहा हूं, नाउ दिस इज इक्वल टू A1, ये तो स्केलर हो गया। E1 जो यूनिट वेक्टर है, ये बाकी के जो दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूं जी, बाकी के जो दो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। जिस तरह I इज इक्वल टू J क्रॉस K होता है ना, उस चीज को यूटिलाइज कर रहा हूं। तो I इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई सॉरी क्रॉस ये वेक्टर हैं E3 वेक्टर। ये अगर आपको याद हो तो आप इसको क्या क्लॉकवाइज चलाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं? क्लॉकवाइज चलाते हैं। I J और K इस तरह चलाते हैं ना आप लोग? यस सर। तो I क्रॉस J K के बराबर होता है, J क्रॉस K I के बराबर होता है। तो इसकी जगह अगर हम इसी को अगर आप लिखें, E1 E2 और E3 सेम उसी तरह, ठीक है। E1 क्रॉस E2 इज इक्वल टू E3, E2 क्रॉस E3 इक्वल टू E1 और E3 क्रॉस E1 वो E2 के बराबर। तो उसी ये क्लॉकवाइज जो है उस ये उसके हवाले से ये इसके बराबर होगा। कोई एतराज जी? नो सर। नो सर। इसको स्केल फैक्टर्स की शक्ल में लिखने लगा हूं, क्योंकि जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो एक्सप्रेशन में फर्क आता है, ग्रेडियंट में भी बताया था, वो यूजुअली स्केल फैक्टर का हुआ करता है। तो ये बन गया A1, तवज्जो रहे, A1 E2 को लिखने लगा हूं जी, E2 को लिखने लगा हूं H2 डेल्टा U2, डेल्टा बोल दिया है, डेल U2। ये जो कल ये अर्थोगोनल में लिखा है, इस वजह से वो पार्शल की बजाय मैंने इधर यूज किया है इसको, ग्रेडियंट को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक आप अपनी कैलकुलेशंस देख लें। और E3 किसके बराबर होगा? H3 डेल U3। U3। क्लियर हो गया जी? यस सर। ठीक हो गया जी। एक जो रिजल्ट है वेक्टर कैलकुलस से, वेक्टर कैलकुलस से एक रिजल्ट लिखने लगा हूं, उसको जहन में रखिएगा। डाइवर्जेंस ऑफ, ये आपने पीछे किसी सेमेस्टर में पढ़ा होगा वेक्टर कैलकुलस में, डाइवर्जेंस ऑफ फाई, और इस तरह का सवाल शायद मैंने मिड में पूछा भी था अगर याद हो, उधर ए लिखा था या एफ लिखा था। फाई बी उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो ये मैंने बताया था कि ग्रेड फाई
वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, इसको वो प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए तो ये बनता था ग्रेड फाई डॉट बी वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस भी। बिल्कुल एग्जैक्टली डाइवर्जेंस बी वेक्टर। तो ये जो रिजल्ट है अब मैं इसको यूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो ये है ये डेल फाई इसके ये ग्रेडियंट हो गया ना, ग्रेडियंट हो गया ना, डेल फाई हो गया ना, ठीक है। तो साथ में जो वेक्टर है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो डाइवर्जेंस A1 E1, ठीक है। तो एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ऐसे ही है ना, यानी फाई की जगह A1 कर लें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और बी की जगह E1 कर लें, तो फार्मूला क्या बनेगा, को लिख के दिखा सकता है? सर ग्रेडियंट A1 इंटू E1 Yes, sir. प्लस A1 डाइवर्जेंस E1। अच्छा एक मिनट, इसको मैं ये जो एक्सप्रेशन लिखी थी मैंने इसको थोड़ा सा और मोल्ड करने लगा हूं, डाइवर्जेंस, क्योंकि H1 और H2 स्केल फैक्टर्स हैं तो ये भी स्केलर ही हुए, A1 H2 H3, यानी 1 2 3 पूरा हो गया। डेल U2 ग्रेड U2 मल्टीप्लाई बाय U3। तो ये स्केलर होने की वजह से बाहर आ गए और आगे वो जो था क्रॉस इधर चला गया। तो अब इसको, ये वेक्टर है क्योंकि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर होती है और ये स्केलर है, तो इसको इस फार्मूले में रख के अगर अप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, मैं लिखने लगा हूं जी, इसको आगे लिखने लगा हूं। इसको पहले था ग्रेड फाई डॉट बी वेक्टर, तो ये ग्रेडियंट ऑफ A1, सर H2 H3 A1 के साथ आएगा। जी 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 स्केलर हो गए ना, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर ही रहेगा ना, Yes, sir. H3 डॉट बी। अब ये डॉट है, आगे ये बी है, ये वेक्टर है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर बनेगा ना बाद में। यस आप सर। आसानी के लिए समझने के लिए अगर ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें, डेल U2 क्रॉस Del U3. U3, ब्रैकेट, ठीक हो गया जी, प्लस प्लस प्लस। अब A1 वैसे ही H2 H3 into divergence of ग्रेडियंट U2 क्रॉस ग्रेडियंट U3।
डाइवर्जेंस ऑफ डेल U2 क्रॉस del U3. Any issue? नो सर। No, sir. और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डाइवर्जेंस होती है वो किसके बराबर हुआ करती है? बोल दे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा हुआ है। सर कर्ल की कर्ल का डाइवर्जेंस किसके बराबर होता है? ये मिटा दूं? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये बराबर हुआ करता है बी डॉट कर्ल ए ये वेक्टर कैलकुलस से रिजल्ट है माइनस ए डॉट ए वेक्टर डॉट कर्ल बी। तो ये वाला फार्मूला जब आप इस जगह पे अप्लाई करेंगे, डाइवर्जेंस डेल U2 क्रॉस डेल U3, तो डेल U2 यानी ग्रेडियंट U2 क्रॉस ग्रेडियंट U3, इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा। ये आपने करके देखना है, ये प्रॉपर्टीज यूज की है। ये ग्रेडियंट आने की वजह से जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि कर्ल और ग्रेड इकट्ठा आ जाए तो जवाब 0 हुआ करता है। ठीक है, तो इस पूरे फैक्टर्स में से यानी डाइवर्जेंस ए जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसकी फार्मूला अप्लाई करके इसकी 2 टर्म्स बनी थी। तो एक जो टर्म है इस फार्मूले के अप्लाई करने के बाद वो 0 हो गई। तो बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी क्या बचा उसको मैं इधर लिखने लगा हूं जी। को पूछना है तो वो पूछ लें। तो ये बराबर हुआ ग्रेडियंट, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया, इधर हम कर रहे थे A1 A1. E1। आवाज आ रही है? तो ये Yes, sir. बराबर हो यस गया सर आ रही है। ग्रेडियंट ऑफ A1 H2 H3 डॉट डेल U2 ग्रेडियंट U2 क्रॉस ग्रेडियंट U3। कोई एतराज यहां तक? नो सर। No, sir. अब
डेल U2 और डेल U3 की वैल्यू दोबारा पुट करता हूं वापस, क्योंकि हमने ये सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना था। उसके बाद मेरे पास ये बच जाएगा ग्रेडियंट A1 H2 H3 डॉट, इसको ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, ये बनेगा E2 ओवर H2 क्रॉस E3 H3, यानी यहां से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाई है E2 डेल्टा U2 की और डेल्टा U3 की। कोई एतराज? नो तो सर। फार्मूला लगाने के लिए, आइडेंटिटीज लगाने के लिए E1 को एक्सपेंड किया था, दो आइडेंटिटीज लगाई, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद देखिएगा ये क्या बनता है, ग्रेडियंट ग्रेड A1 H2 A3 डॉट E1 डिवाइडेड बाय H2, क्योंकि ये तो स्केलर है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, H3 E2 क्रॉस E3 E1 आएगा ना ओवर H3। यस सर। कोई एतराज? नो सर। ग्रेडियंट का फार्मूला कल पढ़ा था हमने, पढ़ा था? वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हैं? यस सर, पढ़ा था। अच्छा, ये जो डिवर्जेंस होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। तो अगर आप E1 वेक्टर डिवाइडेड बाय H2 H3 डॉट ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट की वैल्यू जो है, तीन कंपोनेंट आएंगे, तो इसके हवाले से लिखनी है E1 के ओवर H1, यही आया था ना, इनटू पार्शियल ऑफ, देख लें ग्रेडियंट का फार्मूला देख लें, पार्शियल ऑफ U1 A1 H2 H3 प्लस वो बाकी के उस तरह आ जाएंगे, E2 ओवर H2 बाकी उस तरह आ जाएगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट है, ये सिर्फ E1 के साथ बचेगा, बाकी सारे जो है वो जीरो हो जाएंगे। ये तीन पार्ट आने हैं, प्लस E2 ओवर H2 और E3 ओवर H3, ये तीन टर्म्स आनी है। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिर्फ इसके साथ बचेगा, बाकी सबके साथ जीरो हो जाता है। ऑर्थोगोनल में E1 डॉट E1 ये 1 होता है, और E1 डॉट E2 या E1 डॉट E3 ये जीरो के बराबर होता है। तो उसके लिहाज से इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या रहेगा? तो आपके पास रह गया डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद A1 E1 इज इक्वल टू 1 ओवर H1
H2 H3 इंटू पार्शियल बाय पार्शियल U1, ये U1 है, पार्शियल बाय पार्शियल U1 इंटू A1 H2 H3। तो ये इसका फार्मूला आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ A1 E1 का ये फार्मूला आ गया। तीनों स्केल फैक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं। अगर पहला कंपोनेंट है तो पहले के लिहाज से डेरिवेटिव और उसका पहला कंपोनेंट, बाकी के दो स्केल फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली अगर A2 E2 लिखूं वो तो वो क्या होगा, तो वो बनेगा 1/H1 H2 H3 पार्शियल U बाय पार्शियल U2 ऑफ A2 H1 H3। और इसी तरह अगर A1 A3 E3 का डाइवर्जेंस लिखूं तो वो बनेगा 1/H1 H2 H3 इंटू पार्शियल बाय पार्शियल U3 ऑफ A3 H1 H2। सर जब हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया, हाँ जी, तो सर वो 3 टर्म बनी E1 की और E2 और E3 की, तो सर वो बाकी किधर गई? और ये वो मैंने अर्ज किया कि E1 उनके साथ यूनिट वेक्टर्स आएंगे ना, दूसरी टर्म के साथ यूनिट वेक्टर आएगा E2 और जी तीसरी सर। टर्म के साथ यूनिट वेक्टर आएगा E3। ये मैंने ना वो ब्लैंक छोड़ दी थी, ये लाइन इस तरह ना लगा के, ठीक है। तो E1 का जब डॉट लेंगे E1 के साथ तो जवाब 1 आएगा, लेकिन जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे E2 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। और इसी जी तरह जी सर, ठीक E1 है। का जब डॉट प्रोडक्ट E3 के साथ लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो वो जो बाकी अगली जो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स वो 0 हो गई हैं, ठीक सर है। ठीक है जी जो सर। बाकी की जो अगली टर्म्स हैं, अच्छा ये ऑर्थोगोनल में है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है, 1 1। तो इसी 1 तरह E1 डॉट E1 ये भी 1 होता है। और इसके अलावा और जितने भी कॉम्बिनेशन हो जाए, सेम डिफरेंट हो जाए, तो वो वो जवाब 0 0 होती है। होता है। ये ऑर्थोगोनल के अंदर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, उसी को यूटिलाइज किया, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इस तरह हो गया, तो तीनों कंपोनेंट्स जब लिखेंगे तो वो इस तरह बन जाएंगे। और डॉट प्रोडक्ट के बाद क्योंकि ये स्केलर आएगा तो ये तीनों कंपोनेंट्स की ऐड हो जाएगी उसी में। ओके हो गया जी? यस सर। जी सर। सही, चलें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। सर एक ये बार शो करवा दीजिएगा, वो स्क्रीनशॉट लेना था। सॉरी, सर एक बार शो करवा दे, वो स्क्रीनशॉट लेना था मैंने। हो गया जी स्क्रीनशॉट? जी सर। ओके। तो मेरी तरफ से जो इसमें मैंने जो है जो इस हवाले से बातें बतानी थी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के हवाले से, वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। बाकी के जो सवाल है, अच्छा ये मत ख्याल कीजिएगा कि मकसद तंग करना है। ये एक्सरसाइजेस देने का मकसद और जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं उनका मकसद ये है कि आप में बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सवाल नहीं करवाऊंगा या आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बताऊं उसको ही जो पढ़े, जो नहीं पढ़ता उसको बताया ना बताया एक ही बात होती है। इसलिए ये एक किस्म का ना मैं फिल्टर लगा देता हूँ होमवर्क दे के या असाइनमेंट दे के। तो जो लोग काम करते हैं फिर उनको मैं बता देता हूँ, जो नहीं करते उनको मैं नहीं बताता हूँ। भी जो हमसे सीखना ही नहीं चाहता फिर हम उनको क्यों सिखाएं ना। तो मकसद हर किस तंग करना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि 2-3 चीजें, बीइंग अ सीनियर स्टूडेंट, आप लोग अब सीनियर होते जा रहे हैं, तो आप में ये चीजें जो हैं इन्हांस हों
आदतें इन्हांस हो आपके अंदर, बुक रीडिंग की, सेल्फ स्टडी की और ग्रुप स्टडी की। हमारे यहाँ जो आप लोगों ने वो ग्रुप स्टडी का मिजाज बनाया हुआ ना, कि एक ग्रुप बना के एक असाइनमेंट करता है और बाकी सारे जो हैं उसका छापा मारते हैं, तो वो इस तरह ग्रुप, इसको ग्रुप स्टडी नहीं कहते। तो एक तो ये चीज क्लियर करनी है, दूसरा बुक रीडिंग की आदत करना। ठीक है, तो जो लोग पढ़ेंगे, जो देखेंगे, उनमें ये दो चीजें इंशाल्लाह आ भी जाएंगी और उनको ये फ्यूचर में बहुत मजा भी देंगी और पढ़ने का उन्हें मजा भी आएगा। तो जो लोग बस ऐਵੇਂ ही डंग टपा रहे हैं वो फिल्टर हो जाएंगे मेरी इस असाइनमेंट के बाद, और उन पे हम लगाएंगे। ठीक है ना, हम तो उनके लिए ना जो सीखना चाहते हैं, जो नहीं सीखना चाहते वो मोजे मारे। तो ये टेंशन देने के लिए नहीं दिया। कुछ स्टडी हैबिट्स जो हैं आपके अंदर, बुक रीडिंग के हवाले से और ग्रुप स्टडी के हवाले से, वो डेवलप करने के हवाले से, और अगर आप में ऑलरेडी हैं ये स्टडी हैबिट्स, तो उनको इन्हांस करने के लिए ये असाइनमेंट दी है। और इसका मैंने टाइम दिया था नेक्स्ट 7